Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today the topic of our discussion is anaerobic respiration and respiratory quotient. First we will discuss about anaerobic respiration. Anaerobic means in the absence of oxygen. ठीक है, तो ऐसी रेस्पिरेशन जो कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो उसे एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं या इसको फर्मेंटेशन का नाम भी दिया जाता है। तो इसको हम डिफाइन करते हैं, द रेस्पिरेशन विच टेक्स प्लेस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। देयर आर टू व्यूज़ अबाउट द ओरिजिन ऑफ फर्मेंटेशन। अब ये जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन है या फर्मेंटेशन है, इसकी ओरिजिन के हवाले से दो व्यूज़ हैं। एक तो ये कि इट इज़ एन एवोल्यूशनरी बाईपास। सम ऑर्गेनिजम्स यूज टू कीप ग्लाइकोलिसिस फंक्शनिंग अंडर एनएरोबिक कंडीशंस। आप इससे पहले एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने बात की थी कि फर्स्ट स्टेप जो रेस्पिरेशन का होता है वो होता है ग्लाइकोलिसिस। अब ग्लाइकोलिसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन की वैसे ज़रूरत नहीं होती, लेकिन ऑक्सीजन है भी तो ग्लाइकोलिसिस का अमल जारी रहता है। ग्लाइकोलिसिस के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कि जहाँ पर वो डिटरमिन करता है कि रेस्पिरेशन जो है एरोबिक होगी या एनारोबिक। अगर तो ऑक्सीजन मौजूद है तो उस सूरत में जो ग्लाइकोलिसिस के प्रोडक्ट्स हैं वो चले जाते हैं टुवर्ड्स एरोबिक रेस्पिरेशन मींस क्रेब्स साइकिल की तरफ, और अगर ऑक्सीजन मौजूद ना हो तो उस सूरत में ग्लाइकोलिसिस के जो प्रोडक्ट्स हैं वो चले जाते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन या फर्मेंटेशन की तरफ। तो कुछ जानदार ऐसे हैं जिनमें ग्लाइकोलिसिस जो है वो एनारोबिक कंडीशंस में होती रहती है, और इट इज़ एन एवोल्यूशनरी बाईपास कि जब एवोल्यूशन हुई तो पहले हमारी अर्थ या की एटमॉस्फेयर में कोई ऑक्सीजन नहीं होती थी, तो उस टाइम एनारोबिक रेस्पिरेशन जो थी वो फंक्शनल होती थी ऑर्गेनिजम्स में, और एरोबिक रेस्पिरेशन तब आई जब ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में इवॉल्व हुई, तो उसके साथ रेस्पिरेटरी मोड जो था उनका एरोबिक की तरफ गया। तो इट इज़ अ बायोकेमिकल रेमनेंट, इट हैज़ इवॉल्व वेरी अर्ली इन द हिस्ट्री ऑफ लाइफ। एट दैट टाइम द अर्थ्स एटमॉस्फेयर कंटेन नो ऑक्सीजन, कि जब अर्थ के एटमॉस्फेयर पे कोई ऑक्सीजन नहीं थी तब भी ये फर्मेंटेशन का अमल होता था, क्योंकि इसके लिए ऑक्सीजन नहीं चाहिए। तो ये हम कह सकते हैं कि ये एक प्रिमिटिव जो है मैकेनिज़्म है जो कि पहले भी मौजूद था और अब भी बहुत सारे जानदार जो हैं उनमें एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है। Strong evidences are present. These evidences show the common descent of organisms from primitive cells. In these cells, glycolysis and fermentation first appeared. It still persists. तो डिसेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम प्रिमिटिव सेल्स जब हम देखते हैं कि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म से इवॉल्व हुए हैं, तो जो प्रिमिटिव सेल्स थे उनमें ग्लाइकोलिसिस या फर्मेंटेशन जो है वो होती थी। जैसे मैंने पहले बात की कि ऑक्सीजन ना होने की वजह से एनारोबिक रेस्पिरेशन, ग्लाइकोलिसिस या फर्मेंटेशन जो है ये अमल सेल्स में होता था, एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं होती थी। तो ये जो ग्लाइकोलिसिस एंड फर्मेंटेशन है ये अब भी जानदारों में ये प्रोसेस रहता है, और इसके बाद फिर जो एरोबिक रेस्पिरेशन है ग्लाइकोलिसिस के बाद एरोबिक, अगर ऑक्सीजन मौजूद हो तो वो एरोबिक रेस्पिरेशन की तरफ चले जाते हैं, अदरवाइज फर्मेंटेशन होती है। The glycolysis generates the hydrogen atoms. These atoms are donated to organic molecules in fermentation. अब ग्लाइकोलिसिस के दौरान जो हाइड्रोजन एटम्स जनरेट होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, वो एटम्स डोनेट हो जाते हैं फर्मेंटेशन के दौरान ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को। किस तरह की ये फर्मेंटेशन हो सकती है या एनारोबिक जो रेस्पिरेशन है, फिर ये दो तरह की हो सकती हैं। एक इसमें है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और दूसरी होती है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। ये इनके प्रोडक्ट्स के हवाले से इनके नाम हैं कि अगर तो फर्मेंटेशन के एंड पे जो प्रोडक्ट बनता है वो लैक्टिक एसिड है तो उसको हम लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन का नाम देते हैं। इसमें होता क्या है कि हमने कहा कि फ़र्स्ट जो है ग्लाइकोलिसिस के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो बनते हैं, मतलब ग्लाइकोलिसिस हुई, ग्लूकोज इज़ कन्वर्टेड इनटू पायरोवेट। हमें पता है कि ग्लाइकोलिसिस के दौरान एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है वो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरोविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। वो जो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरोविक एसिड हैं वो अगर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन करते हैं तो वो बनाते हैं लैक्टिक एसिड, ठीक है, पायरोवेट से लैक्टिक एसिड बनता है। और ये जो रिएक्शन है ये होता है मोस्टली मेमेलियन मसल्स में और कुछ फंजाई में। और इसमें होता क्या है, NADH2 इस्तेमाल होती है। NADH2 इज़ यूज टू रिड्यूस द पायरोवेट। उसके जो हाइड्रोजन है, NADH2 के जो हाइड्रोजन हैं वो यहाँ से रिमूव हो जाते हैं NADH2 से, और वो ऐड हो जाते हैं विद द पायरोवेट, और इससे फिर वो कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू लैक्टिक एसिड। ये जो रिएक्शन है इसको कंट्रोल करता है एंजाइम लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज।
यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ग्लूकोज जो है ये ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस के ज़रिए ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू 2 पायरोवेट मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और ग्लाइकोलिसिस में होता क्या है कि हमारे पास 2 ATP मॉलिक्यूल्स भी जनरेट होते हैं, नेट प्रोडक्शन 2 ATP की होती है। तो हमारे पास आ जाते हैं 2 पायरोवेट मॉलिक्यूल्स। फिर हमने कहा कि ये जो पायरोवेट हैं ये या तो एरोबिक रेस्पिरेशन की तरफ जाएंगे या एनारोबिक की तरफ। अगर तो सफिशिएंट ऑक्सीजन मौजूद है तो उस सूरत में ये पायरोवेट मॉलिक्यूल्स जो हैं ये प्रेफर करेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन, मींस ये क्रेब्स साइकिल की तरफ जाएंगे। लेकिन अगर ऑक्सीजन मौजूद नहीं है या लो ऑक्सीजन लेवल है तो उस सूरत में लो ऑक्सीजन लेवल की कंडीशन में ये पायरोवेट जो है ये फर्मेंटेशन करेंगे, एनारोबिक रेस्पिरेशन करेंगे। तो उस दौरान ये क्या होगा, रिएक्शन होगा पायरोवेट का विद 2 मॉलिक्यूल्स हैं तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaDH2 ये रिएक्ट करेंगे। NaDH2 जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू NAD। तो इसके जो 2 हाइड्रोजन हैं वो कहाँ जाएंगे, ये हम देख रहे हैं कि ये पायरोवेट का फार्मूला है। तो यहाँ पर इसके 2 हाइड्रोजन जो NaDH2 से ये रिलीज़ हो रहे हैं ये ऐड हो जाएंगे इस पायरोवेट के साथ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस कार्बन के साथ ये जो कार्बन है CH3 के ऊपर जो ये कार्बन है ना जिसके साथ डबल बॉन्ड O दिखाया गया, इसके साथ आप देखें कि एक हाइड्रोजन इस तरफ और दूसरा हाइड्रोजन इस तरफ ये लगाया गया है। तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड हो जाते हैं और ये फार्मूला है लैक्टिक एसिड का। तो पायरोविक एसिड से ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू लैक्टिक एसिड बाय द एडिशन ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम। 2 हाइड्रोजन कहाँ से आए, NaDH2 से आए। NaDH2 खुद कन्वर्ट हो गया NAD में और 2 हाइड्रोजन इसने दे दिए पायरोवेट को, तो पायरोवेट कन्वर्ट हो गया लैक्टेट में, ठीक है। लैक्टेट या फिर लैक्टिक एसिड कहते हैं इसे। तो इसके लिए जो एंजाइम यहाँ पर वर्क करेगा वो है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। तो ये तो थी लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। दूसरी होती है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन जिसमें एंड प्रोडक्ट जो है वो अल्कोहल बनता है। ये भी क्योंकि फर्मेंटेशन ही है, मींस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन या लो ऑक्सीजन की कंडीशन में ये फर्मेंटेशन होती है। होता क्या है कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है वो ग्लाइकोलिसिस के बाद कन्वर्ट हो जाता है इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरोवेट, ठीक है। अब ये पायरोवेट जैसे हमने बात की कि सफिशिएंट ऑक्सीजन होने की वजह से ये क्रेब्स साइकिल में चला जाएगा। अगर सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं है, लो ऑक्सीजन है, तो एक पॉसिबिलिटी तो ये थी कि वो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन करेगा। दूसरा ये है कि वो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन करे। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में क्या होता है कि इसकी फर्स्ट होती है डीकार्बोक्सिलेशन, ठीक है। मींस इस पायरोवेट या पायरोविक एसिड में से एक कार्बन डाइऑक्साइड जो है रिमूव हो जाएगा, ठीक है। ये आप देख रहे हैं कि ये 2 पायरोवेट हैं तो 2 कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर रिमूव हो रहे हैं। फर्स्ट एंजाइम है पायरोवेट डीकार्बोक्सिलेज जो कि पायरोवेट में से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करेगा, ठीक है। और यहाँ पर ये कार्बन डाइऑक्साइड आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये जो ऊपर कार्बन है और ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन CO2 की फॉर्म में ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से रिमूव हो गया और बाकी जो प्रोडक्ट आया है वो है एसिटाल्डिहाइड, ठीक है। तो 2 पायरोवेट मॉलिक्यूल्स जो हैं ये कन्वर्ट हो गए इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाल्डिहाइड बाय डीकार्बोक्सिलेशन। फर्स्ट स्टेप डीकार्बोक्सिलेशन था, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा जो स्टेप है इसमें वो है डीहाइड्रोजिनेशन। अब उसमें क्या होगा कि ये जो एसिटाल्डिहाइड है ये रिएक्ट करेगा अब 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaDH2 के साथ, ठीक है। अब इसके 2 हाइड्रोजन जो हैं ये रिलीज़ करेगा, ख़ुद कन्वर्ट हो जाएगा 2 NAD में और 2 हाइड्रोजन जो ये रिमूव करेगा वो ऐड होंगे इस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाल्डिहाइड के साथ। तो एसिटाल्डिहाइड को ये कन्वर्ट कर देगा इथेनॉल में। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसकी कार्बन के साथ यहाँ पर हाइड्रोजन है और साथ में नीचे आप देख सकते हैं ऑक्सीजन है सिर्फ, ठीक है। इस कार्बन के साथ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्डेड है, जबकि 2 हाइड्रोजन जो ये NaDH2 से रिलीज़ हो रहे हैं ये अटैच हो जाएंगे इस कार्बन के। यहाँ पर एक आ गया है, दूसरा यहाँ पे आ गया है, तो ये कन्वर्ट हो गया है इनटू इथेनॉल। तो इथेनॉल क्योंकि अल्कोहल है तो ये फर्मेंटेशन कहलाती है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। और ये जो फर्मेंटेशन है ये कुछ फंजाई जैसे कि यीस्ट में ये फर्मेंटेशन होती है और बैक्टीरिया में ये फर्मेंटेशन होती है। नेक्स्ट इसमें कुछ टर्म्स दी गई हैं। ऑब्लिगेटिव एनएरोबिक रेस्पिरेशन या ऑर्गेनिज्म, कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एनएरोबिक हैं, या तो वो ऑब्लिगेटिव होते हैं या फिर फैकल्टेटिव होते हैं। अब एनएरोबिक ऑर्गेनिजम्स ऑब्लिगेट कब होते हैं, जब वो स्ट्रिक्टली सिर्फ एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ही सर्वाइव कर सकें, ठीक है। एनएरोबिक ऑर्गेनिज्म जैसे हम बात करते हैं तो इसका मतलब यही है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन सर्वाइव करते हैं। और अगर वो ऑब्लिगेट हैं तो इट मीन्स कि वो सर्वाइव ही सिर्फ तब करेंगे जब कंप्लीट एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो। और इसमें कुछ
बैक्टीरिया की टाइप शामिल हैं, जैसे कि क्लोस्ट्रीडियम है। मींस अगर ऑक्सीजन मौजूद है तो फिर ये बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं करेंगे, ये सिर्फ तब सर्वाइव करेंगे जब ऑक्सीजन जो है वो एब्सेंट हो। जबकि फैकल्टेटिव एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं, ये भी क्योंकि एनारोबिक हैं तो ये भी सर्वाइव करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन अगर ऑक्सीजन मौजूद है तब भी इनकी सर्वाइवल पे कोई असर नहीं होगा। मींस ये ऑक्सीजन मौजूद है तो ये तब भी सर्वाइव कर रहे हैं, लेकिन अगर ऑक्सीजन मौजूद नहीं है तब भी ये अच्छी तरह से सर्वाइव कर सकते हैं। तो ये कहलाते हैं फैकल्टेटिव। इसमें जो जानदार शामिल हैं उनमें बैक्टीरिया है, यीस्ट हैं और कुछ सेल्स हैं जो कि फैकल्टेटिव एनारोबिक होते हैं। These organisms can ferment nutrients in absence of oxygen. It also generates some ATP. It also provides NAD for glycolysis. Facultative anaerobic organisms and tissues carry out more efficient energy harvesting in the presence of oxygen. जैसे मैंने कहा कि अगर ऑक्सीजन मौजूद हो तब भी ये सर्वाइव करते हैं और तब ज़्यादा एफिशिएंटली जो है ये सर्वाइवल शो करते हैं। लेकिन अगर ऑक्सीजन मौजूद नहीं है तो उस सूरत में भी ये सर्वाइव करते हैं, इसलिए इनको फैकल्टेटिव एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। यहाँ पर डिफरेंस दिया गया है अल्कोहलिक और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में। जैसे हमने कहा कि एनारोबिक की दो फॉर्म्स हैं, अल्कोहलिक एंड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, कि अगर तो पायरोविक एसिड कन्वर्ट हो जाता है इनटू अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड फर्स्ट वो रिलीज़ करता है, फिर वो कन्वर्ट होता है इनटू अल्कोहल, तो ये कहलाती है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अगर वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू लैक्टिक एसिड तो ये फर्मेंटेशन कहलाती है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। इसी तरह से अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में हम देख सकते हैं कि ये ज़्यादातर प्रिमिटिव सेल्स में, कुछ यूकैरियोटिक सेल्स में होती है, ठीक है, बैक्टीरिया में, यीस्ट में। जबकि ये जो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है कुछ ह्यूमन के सेल्स में, जैसे कि मसल सेल्स में और एनिमल्स के सेल्स में ये लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होती है। और एक्सट्रीम फिज़िकल एक्टिविटीज़ के दौरान जब हम बहुत ज़्यादा फिज़िकल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा भाग रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, इस तरह की फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ जिसमें फिर हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा जब हम इस तरह का कुछ करते हैं तो हम हाँपने लग जाते हैं। तो इस तरह से फिर क्या होता है कि the oxygen cannot be transported to the cells during such extreme activities, therefore pyruvic acid is changed into lactic acid। तो उस वक्त इतनी ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं होती क्योंकि हम फिज़िकल एक्टिविटी ज़्यादा कर रहे होते हैं और ऑक्सीजन उतनी ज़्यादा हमें नहीं मिल रही होती, तो उस सूरत में एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है। जैसे कि हमने कहा कि मसल सेल्स जो हैं वो फिर कन्वर्ट करते हैं पायरोविक एसिड को इनटू लैक्टिक एसिड। एनारोबिक और एरोबिक रेस्पिरेशन के भी डिफरेंस दिया गया है। जैसे कि हमने कहा कि एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है वो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है, और एरोबिक रेस्पिरेशन जो है, यहाँ पर आप करेक्शन कर लेंगे, ये वर्ड एरोबिक आएगा यहाँ पर। तो एरोबिक रेस्पिरेशन की स्पेलिंग भी आप ठीक कर लेंगे। एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और यहाँ पर जब हम कहते हैं कि इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है तो यहाँ पर कंप्लीट ब्रेक डाउन नहीं होती ग्लूकोज की, इनकम्प्लीट ब्रेक डाउन होती है ग्लूकोज की। जबकि जब ऑक्सीजन मौजूद होगी तो ग्लूकोज की कंप्लीट ब्रेक डाउन होगी। और यहाँ जो हमारे पास एंड प्रोडक्ट आता है एनारोबिक में, या तो वो लैक्टिक एसिड होता है या अल्कोहल होता है। और जो एरोबिक रेस्पिरेशन है, देयर इज़ कंप्लीट ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, उसमें कोई एंड प्रोडक्ट हमारे पास नहीं आता, बल्कि एटीपी की फॉर्म में एनर्जी मिलती है, जो कि 36 एटीपी मॉलिक्यूल्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। जबकि यहाँ एनारोबिक में सिर्फ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सिंथेसाइज होते हैं ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस। नेक्स्ट टॉपिक है रेस्पिरेटरी कोशेंट। रेस्पिरेटरी कोशेंट क्या होता है? द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गिवन आउट टू द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एब्जॉर्ब्ड इज कॉल्ड द रेस्पिरेटरी कोशेंट। अब रेस्पिरेटरी कोशेंट क्या है कि ये एक रेशियो है बिटवीन द, किन दो चीज़ों की रेशियो है? वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गिवन आउट, कि कितनी रेस्पिरेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई है, डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एब्जॉर्ब्ड, और कितनी उस रिएक्शन में ऑक्सीजन जो है वो इवॉल्व हुई है, एब्जॉर्ब हुई है, सॉरी, ऑक्सीजन जितनी एब्जॉर्ब हुई है और कार्बन डाइऑक्साइड जितनी इवॉल्व हुई है, इन दोनों की रेशियो जो है वो कहलाती है रेस्पिरेटरी कोशेंट। मींस कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू जो है ऊपर, और इसको डिवाइड करेंगे हम ऑक्सीजन की वैल्यू से कि कितनी ऑक्सीजन जो है एब्जॉर्ब हुई उस रिएक्शन में। जैसे कि हम यहाँ पर देख लेते हैं कि रेस्पिरेटरी कोशेंट जो है वो डिफरेंट सबस्ट्रेट्स के लिए डिफरेंट होगा। रेस्पिरेटरी कोशेंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हम फर्स्ट देखते हैं। द वैल्यू ऑफ रेस्पिरेटरी कोशेंट इज़ 1 फॉर हेक्सोज शुगर्स। जैसे यहाँ पर रिएक्शन में है C6H12O6 ग्लूकोज है। ग्लूकोज की जब रेस्पिरेशन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन
मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन होती है, तो यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट्स में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आता है। इस इक्वेशन को जब हम बैलेंस करते हैं तो 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हम कहते हैं कि इस्तेमाल होते हैं, और ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये कन्वर्ट हो जाता है रिएक्शन करने के बाद, ये प्रोड्यूस करता है 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 6 वाटर। तो यहाँ पर हमने देखना किसको है कि कितने हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुए हैं और कितनी ऑक्सीजन जो है वो एब्जॉर्ब हुई है। तो कार्बन डाइऑक्साइड 6 प्रोड्यूस हुए हैं मॉलिक्यूल्स, और इस तरह से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स जो हैं वो 6 जो हैं वो एब्जॉर्ब हुए हैं। तो इस कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू की के वॉल्यूम को हम डिवाइड करते हैं ऑक्सीजन के साथ, तो 6/6 इज इक्वल टू 1, तो हमारे पास रेशो 1 आती है। लेकिन ये हमने ग्लूकोज के केस में कहा, कुछ और शुगर्स हों तो इसमें कुछ वैल्यू थोड़ी है डिफर कर सकती है, डेविएशन आ सकती है। रेस्पिरेटरी कोशेंट ऑफ फैट्स, अगर रेस्पिरेशन होती है फैट्स की, क्योंकि बहुत सारे सीड्स ऐसे होते हैं जिनमें फैटी एसिड्स मौजूद होते हैं, तो उनकी जर्मिनेशन के दौरान जब रेस्पिरेशन होती है तो कार्बोहाइड्रेट्स नहीं बल्कि फैटी सीड्स की रेस्पिरेशन के दौरान फैटी एसिड इस्तेमाल होते हैं। तो फैटी एसिड का आपको पता होगा कि दे आर पुअर इन ऑक्सीजन। इसके फार्मूले में हम देखें तो ऑक्सीजन बहुत कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ ट्राईपालमेटिन का फार्मूला दिखाया गया है जो कि एक फ़ैट है। तो इसका फार्मूला है C51H98O6। तो ऑक्सीजन जो है वो बहुत कम है इसके फार्मूले में, तो ऑक्सीजन जो है अब्जॉर्ब ज़्यादा होगी और प्रोड्यूस करेगी कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ट्राईपालमेटिन जो हैं ये इस्तेमाल हो रहे हैं, और इसकी रेस्पिरेशन के लिए 145 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स जो हैं एब्जॉर्ब होते हैं, और इससे जो प्रोडक्ट आते हैं हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड के 102 मॉलिक्यूल्स रिलीज़ हो रहे हैं, और साथ में वाटर 98 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो हमने कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू को डिवाइड करना है ऑक्सीजन की वैल्यू से। तो कार्बन डाइऑक्साइड 102 मॉलिक्यूल्स हैं, ऑक्सीजन 145 मॉलिक्यूल्स हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 145 जो है वैल्यू ज़्यादा है, तो जब 102 को हम डिवाइड करेंगे ज़्यादा ग्रेटर वैल्यू से, तो हमारे पास 1 से कम इसकी वैल्यू आएगी, मीन्स 0.7 हमारे पास इसकी वैल्यू आ रही है, विच इज़ लेस देन 1। तो रेस्पिरेटरी कोशेंट जो फैट्स में है उसकी वैल्यू लेस देन 1 होती है। प्रोटीन्स के केस में देखा जाए तो प्रोटीन्स का जो रेस्पिरेटरी कोशेंट है उसकी वैल्यू 0.5 आती है। ऑर्गेनिक एसिड्स की बात करते हैं। ऑर्गेनिक एसिड्स आर रिच इन ऑक्सीजन। अब ऑर्गेनिक एसिड्स में ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा होता है, देयर वैल्यू ऑफ रेस्पिरेटरी कोशेंट इज़ ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पर आप देखें कि ये ऑर्गेनिक एसिड का फार्मूला है COOH होल ट्वाइस, और 2 मॉलिक्यूल्स हैं ऑर्गेनिक एसिड के, तो इसमें ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल जो है वो इस्तेमाल हो रहा है, और प्रोडक्ट में हमारे पास क्या आ रहा है 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और इसी तरह से 2 वाटर मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पर हम इसको डिवाइड करते हैं, 4 को ऑक्सीजन की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट जो है 4 आ रहा है। तो रेस्पिरेटरी कोशेंट जो है इसका 4 है। ऑक्जेलिक एसिड की वैल्यू 4 आती है, टार्टेरिक एसिड की 1.6 आती है, मेलिक एसिड की 1.3। मीन्स इन तमाम की वैल्यूज़ जो हैं दे आर ग्रेटर देन 1। फिर है रेस्पिरेटरी कोशेंट इन सक्युलेंट प्लांट्स। सक्युलेंट प्लांट्स जैसे कि ओपनशिया है, कैक्टस वगैरह हैं, इनमें क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट्स की ही रेस्पिरेशन होती है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स की कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होती, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होती है सक्युलेंट प्लांट्स में। Oxygen absorbed does not oxidize the carbohydrates completely. In such plants, the respiration of carbohydrates takes place at night. They produce organic acid. जब इनकी complete oxidation नहीं होगी ग्लूकोज की, कंप्लीट तो तब होती है जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल के साथ 6 ऑक्सीजन जो हैं वो रिएक्ट करते हैं और कन्वर्ट कर देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। लेकिन यहाँ पर हम कह रहे हैं कि सक्युलेंट प्लांट्स में कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होती कार्बोहाइड्रेट्स की। तो ये जैसे ये 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हैं, तो इसके साथ 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स जो हैं ये रिएक्ट कर रहे हैं। प्रोडक्ट में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड नहीं आ रहा बल्कि मेलिक एसिड आ रहा है, और मेलिक एसिड के साथ वाटर है। तो इन सक्युलेंट प्लांट्स में जो रेस्पिरेटरी कोशेंट की वैल्यू है इट इज़ लेस देन 1 या फिर 0। अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ही नहीं हुआ, तो हम कार्बन डाइऑक्साइड को 0 लिखेंगे कि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर प्रोडक्ट में नहीं है, और ऑक्सीजन की वैल्यू 3 है, तो 0 डिवाइडेड बाय 3, तो हमारे पास वैल्यू जो है वो 0 आ रही है रेस्पिरेटरी कोशेंट इन सक्युलेंट प्लांट्स। इसी तरह से रेस्पिरेटरी कोशेंट इन एनएरोबिक रेस्पिरेशन। Oxygen is not used in the anaerobic respiration, therefore the value of respiratory quotient for anaerobic respiration is more than 1। अब एनारोबिक रेस्पिरेशन में हमें पता है कि ऑक्सीजन इस्तेमाल ही नहीं होती, ठीक है।
अब कार्बन डाइऑक्साइड अगर प्रोड्यूस भी हो रही है तो उसको हम जो ऑक्सीजन है वो इस्तेमाल ही नहीं हुई, तो उस केस में हम कह सकते हैं कि रेस्पिरेटरी कोशेंट की जो वैल्यू है इट इज़ मोर देन 1। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।